हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटेलिजेंट राहु यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आपके आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम्स आने वाले हैं। एनटीपीसी का तो आपके जो 7th सेम है उसके एग्जाम्स भी आने वाले हैं, ग्रुप डी के एग्जाम्स भी आगे आपके आने वाले हैं। तो यार, आपके मैथ्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज लेकर आया हूँ। इससे पहले ऑलरेडी मैं काफ़ी सारे मैथ्स के टॉपिक्स ला चुका हूँ, आपके वो भी कवर करा चुका हूँ। लेकिन आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो मिक्स होने वाले हैं और इनको मैं शॉर्ट ट्रिक से भी करवाऊंगा और आपको एक पूरी जो फुल लेंथ क्वेश्चन होता है उस तरीके से भी करवाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। चलो शुरू करते हैं। और हाँ, इन वीडियोस को जरूर देखना। आपके मैथ्स जो है उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, उनमें मैं कवर आपको करवा दूंगा, उसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है आपका। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आपको 1 + 2 + 3 + 49 तक दे रखा है। उसके बाद में 50 है और उसके बाद में वापस से संख्या रिपीट हो रही है 1 तक। ठीक है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करेंगे आप लोग? तो देखिए, अगर आप लोगों ने प्राकृत संख्याओं का योग आपको नहीं पता है तो सिंपली मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। ठीक है, तो ये आपके प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है। दैट मीन्स ये n + 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको देखो 1 से लेकर 50 तक तो दे ही रखा है, उसके बाद में संख्या रिपीट हो रही है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि 50 तक की संख्याओं का हम लोग योग निकालेंगे। तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो आपका n यानी कि 50 लिखो, फिर n + 1 यानी कि आपका 50 + 1 यानी 51 और अपॉन में 2, तो यहाँ पर 2 लिख दो। ठीक है, ये हो गया। अब प्लस इसमें हमको क्या करना है, हमको आपको 49 + 48 + 1 तक और लिख रहा है। तो यहाँ पर देखो, अब आपको वापस से लेकर हम लोग अगर चेक करें तो 1 से लेकर 49 तक और है, यानी कि हम लोग को 49 संख्याओं का योग और करना है। तो क्या करेंगे, n यानी कि 49 हो जाएगा और n + 1 यानी कि 49 + 1, दैट मीन्स आपका 50 हो जाएगा और अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली आप लोग 2 से काट लो इसको। तो 2 से आप लोग जैसे यहाँ काटते हो ये आपका हो जाएगा 2 से 25 टाइम कट जाएगा। यहाँ पर 2 से काटोगे आपका 25 टाइम कट जाएगा। तो यहाँ पर देखो, आपका 51 × 25 हो गया और यहाँ पर आपका 49 × 25 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 25 को कॉमन ले लेते हैं। तो 25 हम लोगों ने कॉमन ले लिया और यहाँ पर आपका 51 + 49 लोग हम अंदर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको जैसे ही छोड़ते हैं तो यहाँ पर आपका बाहर तो हो जाएगा 25 और अंदर आपका हो जाएगा 100। ठीक है, तो 25 × 100 आप लोग जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आपका 25 100 आ जाएगा और यही आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो। तो यहाँ पर आपको 1/√2 + 1 + 1/√3 + √2 + 1/√4 + √3 प्लस डैट डैट डैश, ऐसे आपका 1/√100 + √99 तक आपका जा रहा है। अब इसको आपको कैसे सॉल्व करना है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफ़ी इजी होते हैं। तो यहाँ पर देखो, सिंपली आपको करना क्या है, हमको पता है नीचे की साइड आपकी रूट की वैल्यूज़ नहीं रहती हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी अपोजिट संख्या से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यानी कि अगर आपको यहाँ पर 1/√2 + 1 लिख रखा है तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे √2 - 1 से। ठीक है, तो ऊपर मल्टीप्लाई हुआ है तो नीचे भी √2 - 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर नीचे आपका कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, a + b और a - b का, यानी कि a² - का b², यही वाला फॉर्मूला होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका a + b, तो a² आप लोगों ने करा तो √2 का स्क्वायर हो गया आपका 2 और +1 और -1 का आपका स्क्वायर हो गया 1। तो यहाँ पर आपका a² - b² है, यानी कि आपका नीचे तो हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसी तरीके से आपका 1 नीचे हो जाएगा। अब ऊपर आपका क्या होगा, तो ऊपर आपका हो जाएगा √2 - 1, यानी कि आपका √2 - 1 ऊपर चला गया। तो अब आपके पास क्या आ गया, √2 - 1 आ गया इसकी वैल्यू। ठीक है, उसी तरीके से आप सेकंड का निकालोगे तो यहाँ पर आपके पास ऊपर क्या चला जाएगा, √3 - √2। ठीक है, और नीचे तो आपका 1 ही बचेगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है और √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 3 - 2 आपका 1 ही बचेगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपका 1 बचेगा नीचे, इसी तरीके से यहाँ पर भी आपका 1 बचेगा नीचे। ठीक है, तो इससे हमको एक चीज़ पता चल गई कि यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो कैसे निकलेगा। तो हम लोग अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले निकल के क्या आता है, आपका निकल के आता है √2 - 1। ठीक है, उसके बाद में प्लस करोगे, उसके बाद में आपका निकल के आता है √3 और +2 है, √2 है, तो यहाँ पर √3 - √2 हो जाएगा। नीचे तो सब जगह 1 1 है तो फ़र्क पड़ता ही नहीं है, कुछ लिखो या मत लिखो। ठीक है, और यहाँ पर आपका डैट डैश, फिर आपका प्लस √4 - √3 और ये आपका डैट 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 डैश चलेगा आपका √100
-√99 तक। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो आपका √2 है, -1 है, उसके बाद √3 है, -√2 है, तो यहाँ पर आपका ये देखो √2 से माइनस का √2 कटेगा, उसी तरीके से प्लस के √3 से माइनस का √3 कटेगा, माइनस का √3 कट जाएगा, √4 से माइनस का √4 आगे आएगा, वो कट जाएगा। तो यहीं पर आपका कहीं पर आगे जाके आपका प्लस का √99 भी आएगा। ठीक है, तो आपका प्लस के √99 से माइनस का √99 कट जाएगा, यानी कि आपके पास बचेगा क्या टोटल, आपके पास बचेगा -1 और प्लस का √100। तो यहाँ पर आपका प्लस का √100 बच गया और माइनस का 1 बच गया। तो √100 की आपको वैल्यू पता होगी 10 होती है, और 10 - 1 कर दोगे तो आप लोग 9 आंसर आपका आएगा, और यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही करना है, जब आपकी काफ़ी लंबी लंबी आपको वैल्यूज़ दी जा रही हो तो वहाँ पर आपका आंसर ऐसे निकलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको देखो ज़मीन पर किसी P बिंदु से 10 मीटर ऊंची इमारत की शीर्ष की ऊंचाई का कोण 30 डिग्री है। ठीक है, तो इमारत के शीर्ष पर झंडा फहराया गया और P से झंडे जो स्टाफ है उसके शीर्ष की ऊंचाई का कोण 45 डिग्री है। ठीक है, और झंडा स्टाफ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बेसिकली आपसे कहना क्या चाह रहा है, मैं आपको पहले डायग्राम बना के बताता हूँ। तो यहाँ पर पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, सबसे पहले तो आपकी एक जो ऊंची इमारत थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग मान लो ये आपकी ऊंची इमारत थी। ठीक है, और यहाँ पर आपका कहीं P पॉइंट होगा, तो यहाँ पर आप लोग P पॉइंट बना दो। अब यहाँ पर आप लोगों ने P पॉइंट बना दिया है, यहाँ पर हम लोग P लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, आपका ये इमारत का शीर्ष है और शीर्ष से आपका ये लगभग 30 डिग्री का एंगल आपका बना रहा है। ठीक है, तो ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका कोई ऊपर की साइड एक झंडा भी लगा हुआ है। ठीक है, तो पहले हम लोग इस पॉइंट को मान लेते हैं, आपका A मान लेते हैं मान लो। ठीक है, और यहाँ पर आपका एक झंडा भी लगा हुआ है, तो हम लोग मान लेते हैं झंडा यहाँ से लगा हुआ है। ठीक है, तो झंडा अगर आपका यहाँ पर लगा हुआ है और ये झंडे का शीर्ष है। ठीक है, तो झंडे के शीर्ष से यही पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये आपका बन जाएगा उस बार 45 डिग्री का। ठीक है, तो ये आपका कितना डिग्री का बन जाएगा, ये आपका 45 डिग्री का बन जाएगा। फाइन, तो अब देखो यहाँ पर आपका ये तो बन गया पूरा आपका क्वेश्चन का। अब ये आपको ऊंचाई कितनी दे रखी है, आपको यहाँ पर आपको देखो कि आपको 10 मीटर ऊंची इमारत है, यानी कि ये जो आपकी लेंथ होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये होगी आपकी 10 मीटर। फाइन, तो अब देखो यहाँ पर आप लोग चाहो तो cos थीटा और आपको जो वैल्यूज़ दी है उस हिसाब से आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, जो कि काफ़ी मतलब थोड़ा सा लंबा होता है, ऐसा कोई ज़्यादा लंबा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे क्या क्या वैल्यूज़ दी हुई है, मेरे को दिया हुआ है एक तो लंब दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को लंब दिया हुआ है और एक आधार मुझे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर लंब और आधार मुझे निकालना है, तो यहाँ पर लंब लाल बटक कक्का होता है, यानी कि लाल बटक कक्का, तो मैं इसको tan 30 मान लेता हूँ। तो tan 30 की वैल्यू आपको पता होगी कितनी होती है, तो यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ tan 30। ठीक है, और यहाँ पर आपका लिख देते हैं लाल बटक कक्का, यानी कि लंब बटा आधार, यही होता है tan 30 का जो tan का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका लंब बटा आधार। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं इसको थोड़ा सा साइड में लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता ही देता हूँ, नीचे बता देता हूँ। ठीक है, वैल्यूज चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो tan 30 है, तो tan 30 की वैल्यू आप सबको पता होगी 1/√3 होता है। ठीक है, और यहाँ पर इक्वल में लंब बटा था, लंब की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है अभी, तो देखो यहाँ पर पहले हमको ये वैल्यू दी हुई है tan 30 वाली, तो हम इससे निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर लंब की वैल्यू आपको 10 दी हुई है और आधार की वैल्यू आपको पता ही नहीं, तो आधार ऐसे लिख दो A। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने A लिख दिया, तो यानी कि अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो आपकी A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपकी वो आ जाएगी tan√3, क्योंकि ये जो tan है नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो tan√3 आपकी वैल्यू किसकी आ गई, आपकी A की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यानी कि आपकी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, A। फाइन, तो अब एक चीज़ देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर आपके tan√3 A की वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ पर आप देखो कि अगर आपका ये 45 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पर आपका ये 90 डिग्री है, तो आपके एक ट्राइंगल में कितने डिग्री होते हैं, टोटल 180 डिग्री होते हैं। तो आपका 90 डिग्री यहाँ हो गया, 45 डिग्री यहाँ हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा, तो वो आपका बचा 45, यानी कि ये वाला एंगल भी आपका 45 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोग 45 मान लो। यानी कि अगर आप लोग एक चीज़ देखो कि अगर ये वाला tan 45 ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज नहीं हो गया, तो समद्विबाहु त्रिभुज आपका हो गया, तो जो भुजाएं होती है वो भी तो समान होती है। यानी कि अगर इस वाले 45 के सामने का जो आपकी जो भी होगी, यानी कि साइड की वैल्यू होगी, यानी कि मान लो ये 10 है और इसमें कुछ होगी ये आपकी x मान लो। ठीक है, इसकी लेंथ आप लोगों ने, यानी कि झंडे की जो लेंथ थी वो आप लोगों ने x मान ली। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ थी आपकी आपने x मान ली। फाइन, तो यहाँ पर अगर आप लोग ने x मान ली, तो यहाँ पर इस वाले tan 45 की वैल्यू अगर 10 + x है, 10 + x है, और यहाँ पर आप लोग देखो कि ये जो वाला 45 है, यानी कि अपना जो ये वाला 45 है,
इसकी जो वैल्यू है इसके सामने वाली होगी, यानी कि इसकी वैल्यू आपकी क्या निकल के आई, √10√3। आधार की वैल्यू आपके पास 10√3 निकल के आई, तो यानी कि ये आपकी वैल्यू निकल कर आ गई 10√3। फाइन, तो अब आपको √3 की वैल्यू दी हुई है 1.732, या फिर अगर नहीं भी दी हो तो आप लोग मान लेना। तो यहाँ पर अगर हम लोग x निकालें तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 10√3 माइनस का 10। फाइन, तो यहाँ पर आप लोग 10 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर आपका √3 - 1 हो जाएगा। तो √3 - 1 आपका हो जाता है 1.732 और माइनस का आपका 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जैसे निकालोगे तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 10 इंटू 0.732 यही बचेगा। फाइन, तो अगर आपका 0.732 बचा तो यहाँ पर आप लोग जैसे इसको करोगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आपका बचेगा 7.32। तो 7.32 आपका क्या आ गया, 7.32 आपका आंसर आ गया, यानी कि आपकी जो झंडे की लंबाई थी वो आपकी यहाँ पर निकल कर आ गई है। ठीक है, जो आपकी x की वैल्यू थी वो आपकी निकल के आ गई है। अब ये तो काफ़ी लंबा हो गया। ठीक है, अब इतना लंबा आप लोग एग्जाम में करोगे क्या, बिल्कुल नहीं करोगे। ठीक है, तो इसको शॉर्ट करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है, वो उसको हम लोग शॉर्ट मेथड कहते हैं। उसको कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ इस साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपको कहीं पर कोई भी वैल्यू, मान लो आपको 30 डिग्री की कोई वैल्यू दी हो, ठीक है, तो 30 डिग्री की वैल्यू अगर आपको 1 माननी है, ठीक है, हमेशा ये चीज़ याद रखना है, यानी कि जो आपकी 30 डिग्री की वैल्यू आपको 1 माननी है, 60 डिग्री की वैल्यू आपको माननी है 1√3, और आपकी जो 90 डिग्री की वैल्यू आपको माननी है वो माननी है 1 की दुगनी यानी कि 2। ठीक है, तो आप लोग जब भी ऐसा करोगे तो आपको यही चीज़ माननी है। फाइन, तो यहाँ पर आप लोग को इस क्वेश्चन में अब मैं इस चीज़ को डाल के बताता हूँ आपका। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लोग को याद हो गया, तो यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू दे रखी है 10 डिग्री, इसकी 30 डिग्री और इसकी आपकी 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 30 डिग्री के सामने की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10। तो यानी कि ये जो आपका 90 डिग्री है तो इसके सामने की वैल्यू कितनी होगी, तो 20 होगी। लेकिन अभी हमें उससे मतलब ही नहीं है, हमें किसके सामने की वैल्यू चाहिए, पहले इसके सामने की वैल्यू। तो ये आपका कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। तो अगर हमारी 30 डिग्री की वैल्यू दे रखी है 10, तो 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी हमारी। तो हमें यहाँ पर एक चीज़ देखिए, अगर हमारी 30 डिग्री की वैल्यू 1 है तो हमारी 60 डिग्री की वैल्यू होगी 1√3। तो यहाँ पर 1 की जगह पर 10 रख लो, तो यहाँ पर हमारी कितनी वैल्यू हो जाएगी 10√3। तो यानी कि 60 डिग्री के सामने की वैल्यू हमारी आ गई 10√3। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 10√3 आ गई। फाइन, तो अब एक चीज़ देखो, ये तो हमारा हो गया छोटा वाला ट्राइंगल। अब जब हम लोग इस रेड वाले ट्राइंगल में जाते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखो कि ये जो आपका एंगल होगा ये आपका 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगर 45 डिग्री के सामने की वैल्यू 10√3 है तो यहाँ पर ये वाला एंगल भी तो आपका 45 डिग्री है। तो यानी कि इसके सामने की वैल्यू, यानी कि इस पूरे की वैल्यू भी तो आपकी 10√3 ही होगी। ठीक है, लेकिन हमसे पूछी किसकी वैल्यू है, हमसे सिर्फ इसकी वैल्यू पूछी है, तो हमें इसकी पता ही है और इस पूरे की 10√3 आ गई। तो 10√3 माइनस 10 कर दो, तो जैसे आप लोग करोगे वापस से आपका क्या आंसर आएगा 10, और आपका यहाँ पर √3 - 1, और वापस से आपका आंसर आ जाएगा 0.732, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छा तरीका है ये। वैसे आप लोग चाहो तो आप लोग बेसिक से भी जा सकते हो, लेकिन आपका ये ट्रिक वाला तरीका ज़्यादा अच्छा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको देखो P तथा Q दो ऐसे वृत्तों के केंद्र हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 9 सेमी तथा 2 सेमी हैं, और PQ आपको 17 सेमी दे रखा है। R एक अन्य वृत्त का केंद्र है जिसकी त्रिज्या x सेमी है, जो उपयुक्त दोनों वृत्तों के बाहर से स्पर्श करता है। तदनुसार यदि आपका PRQ = 90 डिग्री है तो x का मान कितना होगा। ठीक है, तो अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे तब जाके ये समझ में आपको आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 सर्किल बना लिए हैं। हमारा ये बड़ा वाला सर्किल आ गया। ठीक है, इसकी जो आपका पॉइंट है P मान लेते हैं, ये आपका P हो गया, सॉरी, और ये वाला जो आपका है इसका केंद्र की Q मान लेते हैं, और इस वाले का मान लेंगे हम लोग R। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने मान लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इनकी त्रिज्या खींचते हैं। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ पता है कि ये जो है ये 9 सेमी इसकी त्रिज्या है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 9 सेमी की त्रिज्या मान लेते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग 9 सेमी की एक त्रिज्या मान लो। ठीक है, उसके बाद में इसकी त्रिज्या कितनी है, तो हम लोग इसकी त्रिज्या बता रखी है हमको 2 सेमी की, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 2 सेमी की त्रिज्या और मान लेते हैं, तो ये आपकी 2 सेमी की हो गई। ठीक है, उसके बाद में आपका ये जो है ये आपका कितना है, अभी इसकी हमको त्रिज्या नहीं पता, तो हमें x सेमी दे रखी है इसकी त्रिज्या, तो हम लोग क्या करते हैं इसको x सेमी के खींच देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग x मान लेते हैं, तो हम इसको जोड़ देते हैं, यहाँ पर x से जुड़ गया और यहाँ पर भी आपका x से जुड़ गया। ठीक है, ये जुड़ा हुआ है मानना। उसके बाद में ये क्या कह रहा है आपसे कि इन जो P और Q है इसके बीच की दूरी आपको दे रखी है 17 सेमी, तो यानी कि यहाँ पर आपको जो दूरी है वो आपकी 17 सेमी है।
तो यहाँ पर हम लोग 17 मान लेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो हो गया ये 17 हो गया, फाइन। तो अब देखो यहाँ पर आपका ये तो 9 हो गया, ये आपका 2 हो गया और यहाँ आपका x हो गया, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो कि यहाँ पर ये कह रहा है कि जो उपयुक्त दोनों वृत्तों को बाहर से स्पर्श कर रहा है और आपका जो PRQ है यानी कि आपका ये जो है आपका ये 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री एंगल पता होते ही जैसे हमको पता चलेगा यहाँ पर ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, आपका 20 हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये निकल के आ गया। तो हमें एक चीज़ तो पता ही है कि आपका जो हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो आपका परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोगों ने ये किया तो हमें एक चीज़ पता है कि आपका जो h का स्क्वायर है वो कितना दे रखा है, 17 दे रखा है। तो 17 का हम लोग स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर स्क्वायर लिख देते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद में आपका इक्वल कर दो, यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर करें हम लोग, तो यहाँ पर हमें x और 2 यानी कि x + 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका x + 2 का स्क्वायर कर दो, प्लस आपका यहाँ पर आपका बेस का स्क्वायर करेंगे तो x + 9 का स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पर आपका x + 9 का आप लोग स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पर आपका इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नीचे चलते हैं, 17 का स्क्वायर होता है आपका 289, तो यहाँ 289 लिखा, x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 2 4x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिमिलरली आपका x का स्क्वायर 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 81 प्लस आपका 9 दूनी 18x, ये हो जाएगा आपका टोटल। अब यहाँ पर आप लोग इसको जोड़ के काट को टालो, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। तो 81 + 4 को आप लोग जोड़ो, ये आपका 85 हो जाता है। 85 को ले जाएंगे हम इधर की साइड में 289 की साइड में, तो 289 - 85 आपका हो जाएगा 204 और यहाँ पर आपका हो जाएगा x² + x² यानी कि 2x² और प्लस आपका यहाँ पर 4x + 18x यानी कि 22x आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देखो कि हमारे पास 2 2 2 से तीनों चीज़ें कट रही हैं, तो हम लोग इसको काट लेंगे। तो यानी कि आपका 102 = x² प्लस आपका 11x, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि यहाँ पर 102 दे रखा है, तो यहाँ पर इधर लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पर आपका 102 है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग दोनों साइड में x कॉमन ले लेते हैं अगर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x + 11, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है जो 102 हो जाए यानी कि x × x + 1। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि अगर मैं x की वैल्यू 6 मानूँ तो यहाँ पर आपका 6 और x + 6 यानी कि x + 6 होते ही आपका 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 17 × 102 होता है यानी कि आपकी x की वैल्यू निकल के कितनी आ गई, 6 आ गई और यही आपका राइट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको 2:15 अपराह के समय किसी घड़ी में घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच कितने का कोण बनता है। अब ये वैसे तो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके मैथ्स में भी आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है। तो हम लोग इसको करते हैं। तो यहाँ पर देखो 215 इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, आपकी जो आवर की सुई होती है उसको तो मल्टीप्लाई करना होता है आपको 30 से यानी कि 30 × 2 और यहाँ पर आपका माइनस, और जो आपकी जो मिनट की सुई होती है यानी कि 15 उसको मल्टीप्लाई करना होता है आपको 11/2 से, ठीक है। और ये आपका इसके अंदर आता है यानी कि ये जो भी वैल्यू होगी आपकी हमेशा पॉजिटिव में ही आएगी। तो यहाँ पर आपका 30 दूनी आपका 60 हो जाएगा, -15 × 11 आपका हो जाएगा 165/2, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जैसे इसको सॉल्व करने लगोगे आगे, तो यहाँ आपका 62 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका 120 माइनस का 165 अपॉन में आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, तो 120 माइनस, तो यहाँ आपका बचा 45 और डिवाइड 2 कर दो, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 22 सही 1/2 डिग्री और ये आपका ऑप्शन 3 है यानी कि आपका यही राइट आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर घंटा की स्पीड से अपने गंतव्य तक समय पर पहुंच जाती है। यदि वह 35 किलोमीटर घंटा की गति से चले तो वह 15 मिनट देर से पहुंचती है, तदनुसार यात्रा की दूरी कितनी होगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको 3 टाइप से बताऊंगा। पहला तो जो बेसिक टाइप है, दूसरा फॉर्मूला और तीसरा जो मेरा तरीका है, ठीक है, जो कि मैंने आपको एवरेज में भी बताया था। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग बेसिक से देखते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, रेलगाड़ी जो है वो 40 किलोमीटर घंटा की स्पीड से अपने गंतव्य तक कुछ समय में पहुँचती होगी। तो हम लोग अगर मान लो समय को मान लेते हैं x, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग समय लिख देते हैं आपका x, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, समय आपका x है और ये आपका आवर में है, ठीक है। हमेशा रखना आवर में ही होगा किलोमीटर के साथ में। तो यहाँ पर देखो, अगर हम लोगों ने x आवर मान लिया टाइम को, तो यहाँ पर एक चीज़ देखो कि मान लो वो 40 किलोमीटर घंटा की स्पीड से जा रहा होगा, तो 40 किलोमीटर इंटू x अगर हम लोग कर दें यानी कि आपका स्पीड
इंटू टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम आपका क्या हो जाता है, आपका वो हो जाता है डिस्टेंस यानी कि दूरी। ठीक है, तो यानी कि ये आपकी टोटल दूरी निकल जाती है हमारी, यानी कि उसकी जो दूरी है वो 40x है। ठीक है, उसी के साथ में वो एक चीज़ और कह रहा है कि अगर वह अपनी गति को 35 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चले तो वो 15 मिनट देर से पहुंचेगा। यानी कि मान लो इसी दूरी को वो लोग क्या कहते हैं हम लोग, तो वो 35 की स्पीड से चल रहा है, तो 35 की स्पीड से चल रहा है तो वो टाइम जो है आपका 15 मिनट ज़्यादा लेगा, यानी कि x की जगह पे कितना हो जाएगा, x + 15 हो जाएगा। ठीक है, दूरी तो सेम ही है चूँकि दोनों टाइम में, तो यानी कि हम लोग इसको दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये तो 40x ही रहेगा, यहाँ पर आपका 35x हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 35 × 15, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 525। अब सॉरी 15 नहीं होगा ये। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ और है, तो यहाँ पर देखो कभी भी आपको 15 ये मिनट है, तो 15 को आपको मिनट नहीं मानना क्योंकि ये आपका आवर में टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी आपको आवर में करना है, यानी कि हम लोग 15/60 कर देंगे इसको। तो 15/60 आप लोगों ने जैसे यहाँ पर करा तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, x + 1/4। ठीक है, तो मैं दोबारा से इसको लिखता हूँ, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 35 × 1/4, यानी कि 35 × 1/4 कर देंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपका ये निकल के आ चुका है। अब यहाँ पर देखो 35x इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा 5x। ठीक है, और यहाँ पर आपका बचेगा 35/4, तो यानी कि आपका जो x निकल के आएगा वो आपका आ जाएगा 35/20। ठीक है, यानी कि x क्या था, आपका टाइम था, तो ये आपका टाइम हो गया। अब आपसे पूछा क्या है, आपको यात्रा की दूरी पूछी गई है टोटल, तो x अगर आपका 35/20 है, स्पीड आपकी दे ही रखी है कि पहले 40 थी, तो हम लोग क्या करेंगे, 40 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 35/20 से। तो जैसे आप लोग मल्टीप्लाई करोगे 20 से आपका 2 टाइम जाएगा, 35 × 2 होगा, आपका आंसर आ जाएगा 70 किलोमीटर। ठीक है, तो ये तो आपका आ गया आंसर बेसिक से। तो हमें अभी बेसिक से तो कर लिया, अब हमको कैसे करना है, अब हमको करना है ट्रिक से। तो ट्रिक से कराता हूँ मैं इधर, तो ट्रिक नहीं है एक्चुअली फार्मूला होता है इसका, पहले फार्मूले से कराता हूँ। तो फार्मूला इसका होता है, देखो क्या होता है, तो फार्मूला आपका होता है m × n, और यहाँ पर आपका m - n। ठीक है, तो ये आपका m - n, और यहाँ पर आपका टाइम का डिस्टेंस आता है। ठीक है, तो टाइम का डिस्टेंस हमेशा आवर में आता है, और ये आपका इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला होता है। अब m क्या है आपका, m है आपकी पहली स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग की पहली स्पीड कितनी देर की, 40 किलोमीटर। n क्या है आपका दूसरी स्पीड, यानी कि 40 × 35। अब m - n, तो 40 और 35 में कितने का डिफरेंस है, आपका 5 का डिफरेंस है। अब इनटू में टाइम डिफरेंस, अब टाइम डिफरेंस क्या है, तो पहले तो वो फिक्स टाइम पे पहुंचा था, लेकिन जब 35 की स्पीड से चला तो 15 मिनट देर पहुंच गया, यानी कि उसको 15 मिनट ज़्यादा लगे होंगे। तो 15 मिनट हमें पता है कि ज़्यादा लगे, यानी कि 15 मिनट, और यहाँ पर चूंकि ये आवर में टाइम लिखना है तो 15/60 कर दो, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक है, तो 4 से आप लोग काट लोगे 40 को 10 बार, और यहाँ पर 5 से काट लोगे 35 को 7 बार, तो 10 × 7 कितना होगा आपका, 70 होगा, यानी कि आपका आंसर एकदम से निकल जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आपका आंसर एकदम से निकलता है, तो यहाँ पर आपका 70 किलोमीटर फिर से आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गई आपकी दूसरी ट्रिक। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी तीसरी ट्रिक। ठीक है, तो जो तीसरी ट्रिक है ये मैंने आपको एवरेज के टॉपिक में भी बताई थी, अगर आपको याद होगी तो देखो मैं कैसे बताता हूँ उसको, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले रेलगाड़ी 40 किलोमीटर घंटा की स्पीड से जा रही है, तो वो अपने गंतव्य पर मान लो x समय पर पहुँच रही है, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि 40 किलोमीटर, और यहाँ पर इसके सामने लिख दो x। ठीक है, उसी के साथ में वो कह रहा है 35 किलोमीटर घंटा की गति से अगर जा रही है, तो यहाँ पर आपकी ये 15 मिनट देर से पहुँच रही है, यानी कि आपका x + 15 और /60 और कर दो, क्योंकि हमें आवर में करना है, यानी कि 15/60 अगर हम लोग लिख सकें तो 1/4 भी लिख सकते हैं सीधे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1/4 हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, तो यहाँ पर आपका -5 डिफरेंस है, क्योंकि ये नीचे जा रहा है तो कम हो रहा है ये, तो -5 हो गया। यहाँ पर आपका प्लस का 1/4 बढ़ जाएगा, तो इसका डिफरेंस कितना हो गया, 1/4 हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हम लोग 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और 1/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, और इनको जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर देखना भी, तो अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ देखो आपका जैसे ही आपने -5 को x + 1/4 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, -5x और -5/4। ठीक है, ये आपका निकल के आएगा,
और इसी में प्लस करना है आपका 1/4 को आप लोग 40 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे आप लोगों ने 1/4 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो 4 से 40 चल जाएगा 10 बार, यानी कि आपके पास 10 आ गया। तो यहाँ पर आपका टोटल कर दो इसको। जैसे आप लोग टोटल करते हो तो यहाँ पर देखो आपका माइनस का 5x है, तो माइनस के 5x को हम लोग क्या करेंगे, अभी तो 0 मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। टोटल इक्वेशन का वैल्यू 0 है। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस के 5x को ले जाएंगे इक्वल के इधर, तो हमारा ये हो जाएगा 5x प्लस का, और यहाँ पर आपका जो है 10 इधर ही रहेगा, तो 10 माइनस 5/4 है आपका। अब यहाँ पर 4 से देखो इधर जाएगा आपका, तो ये 4 मल्टीप्लाई होकर इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आंसर 35/4, यानी कि 5x की वैल्यू होगी आपकी 35/4। तो 5x की वैल्यू अगर 35/4 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35/4 × 5, ठीक है। तो यानी कि 35/20 एक बार फिर से आ गई x की वैल्यू, और हमें पता है x की वैल्यू 35/20 आ जाएगी। हम उसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर फिर से वही आ जाएगा 70 किलोमीटर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हो, बस आपको साइन का ध्यान रखना है और काफ़ी अच्छे से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर देखो, एक खिलौना गाड़ी पर 400 रुपये अंकित है, गणेश पूजा के दौरान उसे 8% की छूट पर बेचा गया। एक दुकानदार 8% छूट की घोषणा करता है, यदि वह 16% की अकेली छूट की घोषणा करे तो उसे होने वाली हानि होगी, ठीक है। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि उसने 2 टाइप के छूट के पैटर्न रखे। पहला तो उसने रखा 8% और 8%, ठीक है। तो 2 उसने पैटर्न रखे 8% और 8% के, और दूसरी बार उसने रखा 16% का, ठीक है। तो अब उसमें उसको जो हानि हो रही है पहले वाले में, तो वो कितने रुपए की हानि हो रही है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो जब भी आपको यहाँ पर छूट दे रखी हो परसेंट में, या फिर प्रॉफिट दे रखा हो, या फिर लॉस दे रखा हो परसेंट में, तो आप उसको ऐड कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो उसका एक फार्मूला होता है आपका, तो वो फार्मूला होता है आपका A + B + A × B अपॉन में 100। तो ये इसका फार्मूला होता है हमेशा से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने A की जगह पर रख दो 8, B की जगह पे फिर से रख दो 8, और प्लस का ध्यान मत भूलना क्योंकि ये छूट दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर छूट, ठीक है, प्लस लिखो माइनस लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ याद रहना चाहिए। और यहाँ पर प्लस कर दो, और 8 × 8 यानी कि 64 और हो गया, और अपॉन में 100। तो यहाँ पर हम लोग इसको जैसे जोड़ेंगे 8 और 8 16 हो जाएगा, और 16 और यहाँ पर ये पॉइंट लग जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 16.64, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो पहले वाला मेथड है उसमें तो आपका 16.64 का टोटल कमीशन वो दे रहा है, यानी कि टोटल आपके छूट दे रहा है। वहीं पर दूसरे वाले में वो टोटल कितने की दे रहा है, 16% की। तो यानी कि उसको हानि कितने की हो रही है, उसको 0.64 की हानि हो रही है। तो अगर हम लोग टोटल जो राशि है उसका 0.64 निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 0.64 हम लोग निकाल लेते हैं। टोटल राशि कितनी है आपकी 400 रुपये, तो 400 रुपये हम लोग 0.64 निकाल लेते हैं। तो 400 × आपका 0.64 अपॉन में 100, ये 100% है, ठीक है। परसेंट याद रखना आपका। तो ये 2 0 से आपका 2 0 जाएगा, और यहाँ पर आपका 464 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका हो जाएगा 2.56 बार, ठीक है। तो 2.56 आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट चूंकि 2 संख्याओं के बाद था, तो यहाँ पर भी 2 संख्याओं के बाद आ गया, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई व्यापारी अपनी चीज़ों पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। वह अपने ग्राहकों को इस अंकित मूल्य पर 8% का बट्टा देता है, उसके लाभ प्रतिशत को ज्ञात करो, ठीक है। तो इसका भी आपको 2-3 मेथड बताऊंगा मैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो सिंपल मेथड हम लोग क्या मानते हैं उसकी, सबसे पहले तो CP हम लोग मान लेते हैं। तो क्रय मूल्य से तो हम लोग CP मान लेते हैं इसका 100 रुपीज़, ठीक है। अब अंकित कर रहा है वो 20% ज़्यादा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 100 × 20% ज़्यादा, यानी कि 120 अपॉन 100। तो यहाँ पर आपका 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि आपका MP हो गया 120। अब वो कह रहा है MP पर वो छूट दे रहा है 8% की, तो हमें पता है छूट दे रहा है वो MP पे 8% की, तो वो आपका SP निकल जाएगा, यानी कि SP = 120 × आपका ये 8% की छूट दे रहा है, तो 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि 92 और अपॉन में 100, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये जाएगा 10 से, तो 5 और 6 बार काट लेते हैं, तो ये 5 बार गया, ये 6 बार गया, तो 5 से ये आपका कितनी बार काट देगा इसको, तो आपका 5 एकम 5 40 होगा, 5 अट्ठे 40 और 5 चौके 20, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो इसको इंटू 6 मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर आप लोग जैसे मल्टीप्लाई करते हो तो 4 6 24, ठीक है, पॉइंट लगा दो, और 18 पंजे 90 18 6 108 और 2 जोड़ दो, यानी कि 110.4 आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर नहीं आया भी है, अभी आपकी वैल्यू आई है SP की। तो ये आपसे पूछा है लाभ प्रतिशत कितना है, तो आपका CP अगर 100 है,
SP अगर आपका 110.4 है तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 110.4 में से माइनस कर देंगे 100 को। तो यहाँ पर आप लोग जैसे ही माइनस करते हो यहाँ पर आपका आ जाएगा 10.4 रुपीज़ आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सिंपल मेथड, सबसे सिंपल मेथड जो कि आप लोग करते होंगे। अब इसके बाद में दूसरा तरीका क्या होता है, देखो आपको एक फार्मूला याद रखना है, बस एक छोटा सा फार्मूला है, वो होता है आपका CP अपॉन में MP इज इक्वल टू आपका 100 माइनस डिस्काउंट, और आपका MP के आगे लिखना है आपको 100 प्लस माइनस, अगर प्रॉफिट है तो प्लस और अगर लॉस है तो माइनस। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला होता है, यानी कि आपके जो मार्क प्राइस है उसके सामने आपको लिखना है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस, और आपका CP के सामने आपको लिखना है 100 माइनस डिस्काउंट। तो देखो CP आपको कितना दे रखा है, मान लो हमें दे रखा है CP 100 रुपये। ठीक है, हम लोगों ने 20% अधिक अंकित किया तो 120 रुपये आपका MP हो गया। अब डिस्काउंट कितना दे रहा है, वो 8% का, तो यानी कि 100 माइनस 8 कर दो तो 92 हो गया। और यहाँ पर आपका 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस है, लेकिन हमें पता है यहाँ पर प्रॉफिट का रखा है, तो हम लोग यहाँ कर देंगे 100 प्लस आपका प्रॉफिट। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत इजी तरीका है, सॉल्व करेंगे, ये आपका 5 से जाएगा, ये आपका 6 बार जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आपका वापस से आ जाएगा 95 इंटू 6/5, और ये आपका हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट के बराबर। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा वापस से 110.4, और ये आपका कितना है 100 प्लस प्रॉफिट के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जैसे ही आपका 100 इधर की साइड आ जाएगा ट्रांसफ़र होके, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा 10.4, और ये आपका प्रॉफिट परसेंट होगा, सॉरी प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा इस तरीके से। अब लास्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, यहाँ पर देखो किसी वस्तु का क्रय मूल्य बिक्री के लिए उसके अंकित मूल्य का 80% है, 12% का एक बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा CP अपॉन आपका MP और इज इक्वल टू आपका 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, आपका देखो कितना दे रखा है, लाभ दे रखा है, तो प्लस आपका प्रॉफिट। CP आपका जो है वो MP का 80% है, यानी कि साफ साफ हमें कह रहा है कि CP आपका 80 हो जाएगा, MP आपका 100 हो जाएगा। यहाँ पर इक्वल में 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट आपको 12 का दे रखा है, यानी कि 100 माइनस 12 कर दो 88 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा। इधर की साइड हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका 4 बार जाएगा, ये आपका 5 बार जाएगा, 4 से आपका 88 चला जाएगा 22 टाइम, तो यहाँ पर आपका 22 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, तो यानी कि आपका 22 इंटू 5 जो होगा वो आपका इक्वल हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट के। तो यहाँ पर आपका 22 पंजे 110 होता है, और ये आपका इक्वल हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट के, 100 चला जाएगा इधर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 10, और ये आपका आंसर है ऑप्शन 3। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।